वेलकम टू पोस्ट मॉडर्निस्ट वर्ल्ड। न्यूज़ देख ही रहे होंगे। रसिया यूक्रेन वार, इसराइल हमास वार और ऐसे कितने ही कॉन्फ्लिक्ट इंटरनेशनल लेवल पे चलते ही रहते हैं हमेशा। दिन पर दिन तो बढ़ते ही जा रहे हैं। पॉलिटिकल लेवल पे हमको नहीं लगता है कि पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा देश होगा जहाँ के लोग अपने पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत ज्यादा खुश होंगे। वो बहुत खराब लोगों में से कुछ कम खराब लोग चुनकर एडमिनिस्ट्रेशन में भेज रहे हैं। दे आर चूजिंग बैड अमंग द वर्स्ट। सोसाइटी और इकोनॉमिक लेवल पे एक इंसान को दूसरे इंसान पे विश्वास नहीं है। बड़े बड़े शहर में सब कोई है, सब कुछ है, फिर भी नहीं लगता कोई अपना है, किसी पे विश्वास कर नहीं सकते हैं। पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट तो दिख ही रही है। इन्वायरमेंट के लेवल पे तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम बिल्कुल सामने ही खड़ी है। इतनी बड़ी बड़ी आपदाएं हर साल आ रही है तो दिख ही रहा है। और पर्सनल लेवल पे एंग्जाइटी, वर्थलेस फील करना, स्ट्रेस में रहना हमेशा, ये सारी प्रॉब्लम कॉमन हो चुकी है। इतनी कॉमन हो चुकी है कि हम स्ट्रेस मैनेजमेंट पढ़ाते हैं, क्योंकि हम मान चुके हैं कि स्ट्रेस तो नॉर्मल पार्ट है लाइफ का। बट आप किसी साइकेट्रिस्ट से जाके पूछिए कि जिस स्ट्रेस को हम नॉर्मल पार्ट बोल रहे हैं वो स्ट्रेस हेल्थ के लिए कितना नुकसानदायक है। और इन सब से एस्केप करने के लिए रील और शॉर्ट्स की एडिक्शन और बहुत चीज की एडिक्शन, जिससे हम अपनी लाइफ स्टाइल को और भी ज्यादा खराब कर रहे हैं। आप एक बर्ड आई व्यू से देखिएगा पूरी दुनिया को, तो लगेगा कि एक प्रॉब्लम के जाल में फंसा हुआ है। और इस वीडियो में जैसे आगे बढ़ेंगे हम, आप ये रियलाइज कीजिएगा कि ये जो प्रॉब्लम का जाल है, ये ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअली हम एज अ इंडिविजुअल इस चीज के बारे में सोचे कि हम इससे कैसे बाहर निकलेंगे और हम निकल जाए। हम बहुत ज्यादा मेंटल कैपेबिलिटी रखेंगे, बहुत डिसिप्लिन रहेंगे, तो इनमें से कुछ चीजों से पूरे दिन के लिए एस्केप कर सकते हैं। पर इंडिविजुअली इन्वायरमेंट जैसे प्रॉब्लम से तो एस्केप कर ही नहीं सकते। वो आ ही रही है सामने, बस हमारे पास ज्यादा पैसा है तो हम एसी लगा के उससे ज्यादा दिन के लिए बच सकते हैं। बट हमारे लाइफ टाइम में वो एक ऐसे लेवल तक पहुंच रही है जहाँ पे हम इससे लोगों को बर्बाद होते हुए देखेंगे। तो बाई डिजाइन दुनिया इन सारे प्रॉब्लम्स में फंस चुकी है और इससे निकलने का कोई रास्ता दिख भी नहीं रहा है। हम तो एक गोल्डन एरा में जन्म लिए थे ना, जहाँ पे टेक्नोलॉजी थी। टेक्नोलॉजी को हमारा काम आसान करना था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़नी थी, हेल्थ सिस्टम और इम्प्रूव होनी थी, हम लोगों को और फ्रीडम और इक्वालिटी मिलनी थी। फ्री तो हो गए हैं, फिर भी लगता है कि किसी ना किसी चीज के गुलाम है और किस चीज के पता नहीं कर पाते। इस वीडियो में उसी चीज के बारे में बात करेंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, आज के स्पॉन्सर नहीं है, छोटा सा चैनल है यार, सब्सक्राइब नहीं करता स्पॉन्सर कहाँ से आएंगे, सब्सक्राइब कर लो। आगे बढ़ने से पहले एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू को हैंडल करते हैं, जो ये बोलता है कि हर युग में प्रॉब्लम होती है, हर समय में प्रॉब्लम होती है, और उस समय के हिसाब से वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती है। तो आज के युग में कुछ ऐसा खास नहीं है, बस आज के हिसाब से हमें प्रॉब्लम बहुत बड़ी लग रही है, पर ये ऐसा तो हर समय होता था। मुझे लगता है ऐसा नहीं है। हर समय की प्रॉब्लम उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी होती थी, बट उससे ये खतरा नहीं होता था कि आगे आने वाले समय ही नहीं रहे, आगे आने वाले समय में इंसान ही नहीं रहे। आज की प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि बस एकदम उस बाउंड्री पे खड़ी है कि थोड़ी सी और बढ़ेगी तो पूरी की पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी। हम खुद को डिस्ट्रॉय करने की तरफ अपना कदम आगे बढ़ा रहे हैं, जानते हुए कि हम खुद को इस चीज से डिस्ट्रॉय कर लेंगे। इस लेवल पे तो पहुंच चुकी है दुनिया। इसलिए ये प्रॉब्लम वैसी नहीं है जो हर समय होती थी। पहले तो लोग डिजीज से कितना ज्यादा मरते थे, आज डिजीज कम है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सही है, पर इसके बाद जो डिजीज है वो कितनी खतरनाक है वो देखिए। कोविड ने पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया ऑलमोस्ट। और डिजीज एक्स की तो बात हो रही है जो उससे भी खतरनाक होगी। वार पूरी दुनिया में पहले जितनी हुई उससे बहुत कम वार आप आज हो रही है। पर आज जो वार हो रही है उसकी कैपेबिलिटी क्या है वो आप सोचिए। आपको पता है कि पूरी दुनिया में कितने न्यूक्लियर बॉम्ब हैं? न्यूक्लियर बॉम्ब 10 से 20 चाहिए। 10 से 20 न्यूक्लियर बॉम्ब एक बार में छूट गए ना, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। पूरी दुनिया में 15,000 न्यूक्लियर बॉम्ब है, ये सब कहाँ जाएंगे? इसलिए अंदर से आपको भी फीलिंग आती होगी कि इस दुनिया के साथ कुछ तो गड़बड़ है। एक ऐसी दुनिया होनी थी क्या? इन सारे प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने के लिए मैंने कुछ कैटेगरी बनाई है, जिसमें इंटरनेशनल पॉलिटिकल की एक कैटेगरी है, इन्वायरमेंट की अलग है, इकोनॉमी एंड सोसाइटी की है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनल एंड आइडेंटिटी क्राइसिस। आइडेंटिटी क्राइसिस जो है इस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिससे टेररिज्म वगैरह तक निकल रही है। पहले इंटरनेशनल पॉलिटिकल लेवल पे देखिए, एवरीवन इज कैरिंग द बर्डन ऑफ हिस्ट्री। इतिहास का बोझ सब किसी के ऊपर है। हर कोई इतिहास में कभी ना कभी किसी ना किसी चीज का विक्टिम था और उसका वो बदला आज निकालने की कोशिश कर रहा है। इसराइल हमास वार क्या है? दोनों के दोनों अपने आप को विक्टिम बोल रहे हैं। या फिर रशिया यूक्रेन वार क्या है? हर कोई अपने आप को विक्टिम बोल रहा है किसी न किसी चीज का और अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तक कि जो लोग टेररिस्ट हैं वो भी समहाउ अपने आप को जस्टिफाई कर लेते हैं कि हम ये किसी नोवेल काउज के लिए कर रहे हैं। इसी में एक चीज है कि हमने बाउंड्रीज बनाई है, बाउंड्रीज के अंदर जो रीजन है उसे हम एक नेशन बोलते हैं, और उसके अंदर जो लोग हैं उन्हें जो काम करना होता है वो नेशन इंटरेस्ट में करना होता है। नेशन इंटरेस्ट के साथ दिक्कत है कि एक ग्रुप ऑफ लोगों का नेशन इंटरेस्ट दूसरे ग्रुप ऑफ लोगों के नेशन इंटरेस्ट के अगेंस्ट होता है। इंडिया का जो नेशन इंटरेस्ट है वो पाकिस्तान का नेशन इंटरेस्ट नहीं हो सकता।
अब ये एक दुर्भाग्य है कि इसी चीज की वजह से हमें बड़े बड़ी मिसाइल्स खरीदने पड़ते हैं, उसमें पैसे लगाने पड़ते हैं। S-400 रसिया से इंडिया ने खरीदा है, देखिए कि कितना उसमें पैसा लगा है, आप गूगल सर्च कीजिए। दिक्कत ये है कि ये चीज करना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है, नहीं तो हमारे नेबर्स ऐसे हैं कि कभी भी हम पे अटैक करते हैं। पर इस चीज की वजह से दुनिया में कितनी ज्यादा हथियार में पैसा लग रहा है, कितना ज्यादा हथियार जमा हो रहा है। 15,000 न्यूक्लियर बम इसी कारण जमा हो गई है और इसकी पोटेंशियल है कि पूरी दुनिया को खत्म कर दे। एक इंसान अपने आप को दूसरे इंसान से बचाने के लिए कुछ ऐसे काम कर रहा है जो पूरी इंसानियत को ही खत्म कर दे। और ये नेशन इंटरेस्ट की बड़ी अजीब सी चीज है, इससे आइडियोलॉजी पे नहीं चलती और जो इसमें आइडियोलॉजी फॉलो करता है वो पीछे रह जाता है। आपने देखा मिडिल ईस्ट में जो सिचुएशन है, सऊदी अरब और उन सब वहां के जो रीजन है जो आपस में लड़ते रहते हैं, वियतनाम में जो सिचुएशन हुई जिसमें यूएसए आया, वियतनाम वार हुई, अफगानिस्तान में जो सिचुएशन हुई, इन सब में यूएसए ने अपने नेशन इंटरेस्ट के लिए अपना हाथ पर लगाया, अपनी सेना भेजी, उसके बाद छोड़ के निकल गए। तो अब पहले नेशन इंटरेस्ट थी कि आना है, फिर नेशन इंटरेस्ट हुई कि चले जाना है, अफगानिस्तान तो बर्बाद होकर रह गया। तो नेशन इंटरेस्ट के चक्कर में जो पावरफुल लोग हैं, जो पावरफुल देश हैं, वो बाकी दुनिया को खराब कर रहे हैं। उन्हें इस बात से बहुत ज्यादा मतलब नहीं होती कि वहां डेमोक्रेसी आ रही है या कुछ और हो रही है। यही दिक्कत है कि हम आइडियल्स पे नहीं चल सकते नेशन इंटरेस्ट के मामले में। जैसे म्यांमार डेमोक्रेसी खत्म हुई तो एक तो आइडियली ये दुनिया में होना चाहिए कि दुनिया के लोग बोले कि आपने डेमोक्रेसी खत्म की है तो हम आपसे बातचीत नहीं करेंगे। अफगानिस्तान में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने पावर ले लिया तो आइडियली तो ये होना चाहिए कि दुनिया के लोग बोले कि हम एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से बात नहीं करेंगे। पर दिक्कत ये है कि इंडिया जैसे लोग ने बोला कि हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से बात नहीं करेंगे, तो फिर चाइना ने बोला कि हम बात करेंगे। और चाइना का रिलेशन तालिबान से थोड़ा सा बेटर हो चुका है, उसकी वजह से प्रॉब्लम यह है कि अफगानिस्तान में बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल है, वहां पे बहुत सारे मिनरल्स ऐसे हैं जो से आज के जमाने में इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने के लिए बहुत जरूरी है। तो उन्होंने सारे आइडियाज को ताक पर रख दिया और उन्होंने अपने नेशन इंटरेस्ट के लिए, बाकी दुनिया में टेररिस्ट आगे बढ़े उससे फर्क नहीं पड़ता, अपने नेशन इंटरेस्ट के लिए तालिबान से भी बात करना शुरू कर दिया। ये तो है दुनिया का हाल कि अपने नेशन इंटरेस्ट में हम कुछ ऐसी फोर्सेस को क्रिएट कर दे रहे हैं जो पूरी दुनिया को तबाह करने के पीछे है। क्योंकि 9/11 का जो हमला हुआ वो अगेन जिस ग्रुप ने किया उससे अमेरिका ने ही बनाया था पहले अपने इंटरेस्ट के लिए। इसकी वजह से आज इंडिया की भी फॉरेन पॉलिसी थोड़ी सी प्रैक्टिकल, इसे हम प्रैक्टिकल बोलते हैं, जहां पे हम नेशन इंटरेस्ट के लिए आइडियल्स को छोड़ देते हैं, थोड़ी प्रैक्टिकल हो गई है। नहीं तो चाइना जैसे देश हमारे आसपास है, वो सारी आइडियल्स को ताक पर रख के कुछ भी करने को तैयार है। हम आइडियल्स को यूज करते हुए उनसे लड़ नहीं सकते और ये हाल पूरी दुनिया का है। इससे जो ओवरऑल इफेक्ट क्रिएट हो रहा है उसमें पूरी दुनिया को इनस्टेबलाइज कर दिया। कभी कहीं पे वार होती है, कहीं कहीं पे वार होती है। सीरिया में जो सिचुएशन आई केमिकल बॉम्ब की, उसमें भी रसिया और अमेरिका मिले हुए थे। आज जो इजराइल हमास का सिचुएशन है उसमें भी रसिया अमेरिका मिले हुए हैं, सब अपने अपने नेशन इंटरेस्ट के लिए। सही गलत की किसी को नहीं पड़ी है। जब आप एक नेशन के अंदर आते हैं तो फिर वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट जब बनती है तब इसका सिचुएशन क्या होता है। जब एक कंपनी की इंटरेस्ट बनती है, पहले प्रॉफिट बनाना है, फिर उसमें से कुछ बचे तो लोगों को हेल्प करना है। इसी का मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी है, जो आज के जमाने की मिक्स्ड इकोनॉमी है। और ये सिचुएशन इकोनॉमिक्स की क्यों है? क्योंकि हम इकोनॉमिक्स की बेसिक डेफिनेशन से भटक चुके हैं। आप गूगल में कभी सर्च कीजिएगा कि इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन क्या है। साइंस ऑफ स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज दुनिया में कम है तो हम इस तरह से उसको एनालाइज करते हैं कि कौन से रिसोर्स का सबसे ऑप्टिमल यूज क्या होगा कि सबसे अच्छा से पूरे ह्यूमैनिटी को फायदा हो सके, पूरे मैनकाइंड को फायदा हो सके। आज की इकोनॉमिक्स क्या कर रही है? आज की इकोनॉमिक्स का पर्पस है कि हम उस रिसोर्सेज का बहुत ऑप्टिमल यूज करें, बहुत एफिशिएंट यूज करें। और किस लिए? डिमांड फुलफिल करने के लिए, उन लोगों की जो पे कर सकते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, भले ही वो कितनी भी यूजलेस चीज हो। और सिर्फ इतना ही नहीं कर रही है, इससे एक कदम आगे बढ़ के एक और काम कर रही है आज की इकोनॉमिक्स। आज की इकोनॉमिक्स का एक सबसे बड़ा टारगेट ये भी है कि जो लोग पे कर सकते हैं उन्हें फील कराने की उनके पास जो आज है वो उतनी अच्छी चीज नहीं है और उन्हें नई चीज खरीदने की जरूरत है। डिमांड क्रिएट कराना आर्टिफिशियली, लोगों के मन में फियर ऑफ लिविंग आउट, फोमो क्रिएट करना। आप फोन खरीदते हैं, हर साल आईफोन आ जाता है एक नया, हर साल के जो लोग पुराने आईफोन है उससे हटा के नया लेते हैं। आप वो फोन खरीदते हैं तो आपको कितने साल तक उस फोन के लिए टेक्निकल सपोर्ट मिलेगा? अगर प्रॉपर लॉ नहीं हो तो वारंटी तक ना दे कंपनी। और सबसे बड़ा एग्जांपल है जो कंपनी ऐसा करती है कि आप जब फोन खरीदते हैं और आपका स्क्रीन टूट गया तो आप स्क्रीन बनवाने जाइए, फोन से ज्यादा दाम स्क्रीन का हो जाता है कितनी बार। क्यों सिचुएशन है ऐसा? क्योंकि कंपनी चाहती है कि स्क्रीन बनवाने के बदले आप उस फोन को फेंकें और एक नया फोन ले, ऐसे डिमांड क्रिएट करें, ऐसे इकोनॉमी चले। ये जो इकोनॉमिक्स के साथ प्रॉब्लम है
ये फिर जन्म देती है आपकी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को, और यहाँ तक कि आपकी पर्सनल लेवल के प्रॉब्लम को भी। कैसे, ये आप देखिए। पहले तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, आज जो कंपनीज है, आज जो सिस्टम है, वो चाहता है कि सबसे कम दाम में कोई भी चीज प्रोड्यूस करके ज्यादा से ज्यादा दाम में बेचा जा सके। ये मार्केट का सिस्टम है, मिनिमम एक्सपेंस मैक्सिमम प्रॉफिट। और जो जितना अच्छा ये चीज कर सकता है, उससे उतने ज्यादा पैसा दे के बड़े बड़े एमबीए स्कूल से कंपनीज लेके आती है। पर यहाँ कम से कम दाम में कौन सा दाम इंक्लूड हो रहा है? वो दाम जो इन्हें पे करना पड़ रहा है। इन्हें पे करना पड़ रहा है किसी इंसान को हायर करने के लिए, तो वो कम से कम दाम में तो लेंगे। पर जब ये अपना गंदा पानी, या कोई फैक्ट्री अपना गंदा पानी किसी नदी में डाल रहा है, तो उसके लिए इसे पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं। बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं है कि वो इस चीज को देखे, तो उसे वो इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। अब वो नदी गंदा हो रहा है, फिर नमामि गंगे जैसा बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट लाया जा रहा है हजारों करोड़ का, वो पैसा कहाँ से आ रहा है? वो हमारे टैक्स से जा रहा है। तो ये सिस्टम है जिसमें आप वो चीज काउंट नहीं कर रहे हैं जिसकी निगेटिव इफेक्ट पूरी दुनिया में पड़ रही है। इन्वायरमेंट के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जो पेड़ कट रहे हैं, जो चीजें बन रही है, उसका इन्वायरमेंटल इफेक्ट क्या है? हम चीजें प्लास्टिक की बना के फेंक दे रहे हैं, उसका इन्वायरमेंटल इफेक्ट क्या है? वो कोई नहीं काउंट कर रहा, वो इन कंपनीज में जा ही नहीं रहा है। हर साल नए नए फोन बेच रहे हैं। इन्हें एक बार रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दीजिए कि पुराने फोन को भी आपको लेना है, जब नया फोन बेचना है पुराने फोन को आपको रिसाइकिल करना है। देखिए इनके दाम बढ़ जाएगी, इनकी हिम्मत का जवाब देने लगेगी। इकोनॉमी एंड इनोवेशन ने ह्यूमन के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व की है आज तक, बट हर सॉल्यूशन एक समय का आज का प्रॉब्लम बन चुका है। 8 से 70 साल पहले तो लोग बोलते थे कि प्लास्टिक ही फ्यूचर है। जैसा आज कार्बन नैनो ट्यूब्स वगैरह के बारे में बोला जाता है, वैसा प्लास्टिक के बारे में बोला जाता था। आज प्लास्टिक का हाल देखिए। और ऐसा ही आज एक और चीज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हम लोग का सॉल्व कर सकता है, करता है। पर आप ये रिपोर्ट देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डाउन टू अर्थ की ये रिपोर्ट है कि 2027 तक इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन बढ़ जाएगी इस एआई टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए। वो कहाँ से आएगा? फॉसिल फ्यूल से। एक्चुअली फॉसिल फ्यूल से एक रिसर्च है एनजे हेगन्स की, उसकी भी लिंक मिल जाएगी। 2020 में वो पब्लिश हुई थी। उस रिसर्च में बताया गया है कि ह्यूमन जो सिविलाइजेशन है, बाय डिजाइन, किसी इंडिविजुअल के दिमाग की वजह से नहीं, बाय डिजाइन एक बिना दिमाग का दानव बन चुका है जो पूरी दुनिया के रिसोर्सेज को खा रहा है। आप इस ग्राफ को देखिए कि हमारे यहाँ बहुत सारी टेक्नोलॉजी, सोलर पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, बहुत चीज आई है ना, फिर भी देखिए फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कितना ज्यादा है। इस फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल की रेट 10,000 गुना ज्यादा है उस रेट से जिस रेट से ये बनी है। और इससे बड़ी बात बताएं, इस ग्राफ को आगे एक्सटेंड कीजिए, किसी दूसरे रिसर्च ने उसने आगे एक्सटेंड किया है, तो आज हम बहुत ज्यादा स्वीट स्पॉट पे हैं। लाइक मैक्सिमम पॉसिबल फॉसिल फ्यूल जो आज इस्तेमाल हो सकता है वो इस्तेमाल हो रहा है। इस ग्राफ को आगे बढ़ाइए, देखिए फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल कम हो रही है, बट बाकी फ्यूल्स की ज्यादा नहीं हो रही, क्योंकि हमने उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो बाद में डेवलपमेंट कैसे होगी बिना बिजली के? बाद में डेवलपमेंट रुक जाएगी। फिर डेवलपमेंट रुक जाएगी तो फिर जॉब वगैरह और सब खत्म हो जाएगी। तो जिस इकोनॉमिक्स से आज की प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं, उससे बड़ी प्रॉब्लम ये पैदा करने वाली है फ्यूचर में। इस तरह से तो हम सोचते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये बात पता नहीं है लोगों को, सबको पता है, और ये भी पता है कि ये चीज आएगी, पर ये चीज कर रहे हैं लोग। ये चीज बड़ी बड़ी कंपनियां, पॉलिटिकल लीडरशिप ये चीज को इग्नोर कर रही है, और जो स्टेप्स ले रही है बहुत बेबी स्टेप्स है, छोटी छोटी स्टेप्स है, इफेक्ट नहीं पड़ने वाला उससे। सारी रिसर्च उठा के देख लीजिए। इनफैक्ट एक रिसर्च हुआ था 1970 में, एमआईटी ने किया था 1969-1970 में। उसमें बोला था कि अराउंड 2040 ह्यूमन सिविलाइजेशन कोलैप्स कर जाएगी पूरी की पूरी। और 2020 में केपीएमजी ने उस पर एक फॉलो अप रिसर्च किया, 2020 में, 3 साल पहले, और उन्होंने बोला कि हम टाइम पे हैं 2040, और शायद टाइम से पहले ही कोलैप्स कर जाए। तो ये तो हालत है हमारी। उस रिसर्च की भी लिंक नीचे आपको मिल जाएगी। इसी इकोनॉमिक सिस्टम में लोग अपनी आइडेंटिटी खोजते हैं जॉब के थ्रू। ये पॉइंट आप समझिए। पहले के जमाने में आप खेत में काम करते थे, लोग खेत में काम करते थे, कुछ भी करते थे, या शहर जाके कुछ काम खोज लिया, फिर भी वापस आए तो उनकी कास्ट रिलीजन उनके साथ रहती थी। इससे हम कास्टिज्म वगैरह बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, पर हम बता रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कास्ट अभी तक जा नहीं पाई है। लोग कास्ट को या रिलीजन को छोड़ नहीं रहे हैं, इतनी ज्यादा पकड़ ले रहे हैं कुछ लोग कि वो टेररिज्म की तरफ चल जा रहे हैं रिलीजन के नाम। क्यों? क्योंकि पहले के जमाने में ये आइडेंटिटी उनके साथ रहती थी। अगर आप किसी शहर से दिल्ली चल जाए तो उस शहर या उस गाँव के नाम पे किसी से दोस्ती बना लेंगे, पर आज आप किस बेसिस पर बोलेंगे आप कौन है? आज का जमाना आपको आइडेंटिटी, आपको पहचान ही देता है कि आप इस सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशन में, इस पूरे सिस्टम में क्या कंट्रीब्यूशन करते हैं। इतने बड़े सीईओ हैं कि किसी कंपनी में कुछ और हैं कि कोई आईएएस है, क्या है, उस बेसिस पे आपकी पहचान बनती है, ना कि आपके कास्ट से, रिलीजन से, सरनेम से। तो फिर आप फाइट करते हो कि उसमें जितना ऊपर पहुंच सके। आईआईटी के एंट्रेंस, मेडिकल का एंट्रेंस, या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम से लेकर आप लाइफ के रिटायरमेंट तक जितना काम करते हो, वो सारा के सारा काम सिर्फ इसीलिए है कि आप एक आइडेंटिटी ले सको। और ये सिस्टम जो आपसे काम कराता है वो ये नहीं देखता कि आपकी हेल्थ क्या है, आपकी मेंटल स्टेटस क्या है, आप स्ट्रेस में कितना हो, आपके घर पे क्या चल रहा है। लिटरली इस काम की वजह से आपके घर में प्रॉब्लम हो रही है, आपके हेल्थ में प्रॉब्लम हो रही है, और ये सब मेडिकली प्रूवन है।
कॉलेजेस में ड्रग्स का यूज, अल्कोहल का यूज इतना ज्यादा बढ़ गया है, सब इस प्रेशर की वजह से। लोग के पास सॉल्यूशन नहीं है तो एस्केप की तरफ जाते हैं, ये एस्केप है। और जो एग्जाम और इन ड्रग्स और इसके अलावा कैफीन का यूज कितना ज्यादा बढ़ गया है। लोग कैफीन से ओवरलोडेड हैं इस चक्कर में कि उन्हें एग्जाम निकालना है, रात रात भर पढ़ना है। और ये सिस्टम एक्सप्लेनेशन क्या देती है, आप एग्जाम के समय जाओ तो एक्सप्लेनेशन मिलेगा कि कॉलेज में इतना लोड रहेगा तो उसे कैसे हैंडल करोगे। कॉलेज में जाओ तो आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा कि मार्केट में जब जाओगे तो कंपनी आप पे ओवरलोड डालेगी, उसे कैसे हैंडल करोगे, इसलिए कॉलेज में पढ़ाई करो। और जब मार्केट में जाओगे तो हैंडल मिलेगा कि आपके कॉलेज ने कैसे पढ़ाया, मार्केट में यही सिचुएशन है। तो वो पूरा सिस्टम ये चाहता है कि आप अपने हेल्थ को ताक पे रख के काम करो, जितना ज्यादा काम कर सकते हो काम करो, फिर आपको पैसे मिलेंगे, उससे कुछ स्यूडो हेल्थ प्रोडक्ट, कोई विटामिन की गोली वगैरह खरीद लो। आप अपने हेल्थ को संभालो, ऐसा तो चाहता ही नहीं कि ना आप कर सकते हो, ना इतना टाइम देता है, ना आपको इतना मेंटल टाइम देता है, मेंटल एनर्जी भी नहीं बचती। आप इतना करते हो अपनी आइडेंटिटी के लिए, अपनी पहचान के लिए। और जिन्हें ये पहचान नहीं मिल पाती आइडेंटिटी के लिए, तो इन्होंने सबसे लड़वा दिया। पुरानी आइडेंटिटी जो लोगों की थी उससे वैल्यू मिल नहीं रही थी, तो वो लोग जो बीच में फंस गए, जो गांव से शहर में आए कि हमें कुछ काम मिल जाएगा, काम नहीं मिला, या छोटा मोटा काम मिला, ऐसा काम मिला जिसमें कोई पहचान ही नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो वापस चल जाते हैं रिलीजन की तरफ, वो वापस चल जाते हैं कास्ट की तरफ। और आज कास्ट रिलीजन क्यों नहीं छूट रहा है लोगों से। कई लोग तो रिलीजन के नाम पे टेररिज्म तक करने चल जा रहे हैं। बड़े बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में जो रिक्रूटमेंट हो रही है, लोग जा क्यों रहे हैं, क्योंकि उन्हें पहचान मिल रही है। नहीं तो कोई सुसाइड बॉम्बिंग के लिए तैयार कैसे होता है। उन्हें लगता है कि ये एक नोबेल काउज है जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, इससे मेरी पहचान होगी, उसके लिए सुसाइड बॉम्बर बन जाते हैं लोग। आइडेंटिटी क्राइसिस आज की सबसे बड़ी पैंडेमिक है जो लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। और इसी में से निकलती है आपकी पर्सनल लेवल की प्रॉब्लम। तो पर्सनल लेवल पे स्ट्रेस, एंग्जाइटी ये सब होती है, वो इन्हीं सब चीज़ों, इंटरनेशनल लेवल से लेकर इकोनॉमिक लेवल और जॉब के लेवल पर जो प्रॉब्लम है, इन्हीं सब का एक कंबाइंड इफेक्ट आपके सर पे आता है। आप खुद भी आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझ रहे होते हैं। आप भी कहीं काम कर रहे होंगे, वहाँ पे आपकी आइडेंटिटी क्या है, आप उस आइडेंटिटी को और कैसे अच्छा कर सकते हैं, उसके लिए जितना काम करना है कर सकते हैं, आप करते हैं। अगर बहुत लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाता है तो वो या तो ये सोचते हैं कि उसके लिए हम इस कैपिटलिस्टिक जो सिस्टम, इस सिस्टम के टॉप पे पहुंचे, सीईओ बन जाए, मैनेजर बन जाए, किसी आईआईएम से निकाले, तो इस सिस्टम के टॉप पे रहेंगे तो आइडेंटिटी अच्छी रहेगी, लोगों में रिस्पेक्ट रहेगा, प्लस पैसा रहेगा। या तो फिर इस सिस्टम से एस्केप ले लें, जैसे 7 के उम्र तक रिटायरमेंट तक ना जाए, खूब काम करे, इतना काम करे, हेल्थ वगैरह को छोड़ के काम करे, और 30-35 तक, 40 तक रिटायरमेंट लेके फिर अपना लाइफ एंजॉय करे, फिर हॉस्पिटल का बिल का खर्चा निकल जाएगा। तो इसके लिए अपने आप को लोग बर्नआउट करते हैं, फिर एस्केप खोजते हैं। जो इनके पास जॉब नहीं है वो इस आइडेंटिटी क्राइसिस से बचने के लिए एस्केप खोजते हैं, जिनके पास जॉब है उन्हें एस्केप खोजना है तो वो इस चीज़ से डील करने के लिए एस्केप खोजते हैं। रील्स वगैरह की एडिक्शन जो है वो यहीं से तो आती है। जो अल्कोहल की एडिक्शन एडिक्शन है जो दुनिया में इतनी बढ़ गई है, वो सब यहीं से आती है। स्मोकिंग है दुनिया में जितनी बढ़ गई है वो यहीं से आती है। एस्केप है ये सारा दिमाग के लिए। और आप जिस सोशल मीडिया में जाते हैं ना, उसका भी डिजाइन समझ लीजिए। ये सोशल मीडिया डिजाइन ही हुआ है कि आपका अटेंशन कितने देर के लिए खींच सके और फिर उसे बेच सके। पहले ये आपको अपने रील और वीडियो से आपको एडिट कराती है, फिर ये डेटा कलेक्ट करती है कि किस तरह के लोग, किस तरह के सामान खरीदने वाले लोग, कितने लोग हैं जो उनके वीडियोस देखते हैं। फिर ये डेटा ले जाके वो बड़ी बड़ी कंपनियों को बोल देती है, बोलती है कि इस तरह के लोग मेरे वीडियो देखते हैं, अगर इस वीडियो के आगे पीछे आपको ऐड लगाना है तो आप मुझे पैसे दीजिए। तो आपका अटेंशन ये आपसे लेती है, फिर आगे बेचती है। और ये कुछ हद तक सही हो सकता है अगर चीजें ये जो वीडियो में प्रोवाइड करे वो सही है। मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मुझे बताया जाता है कि आपने कितने देर वीडियो देखा, कहाँ पे छोड़ा, कहाँ पे कितने लोगों ने छोड़ा। तो इस ये सब क्यों बताया जाता है? ये इसलिए बताया जाता है कि मेरे ऑडियंस की अटेंशन कितनी है। अब मेरा तो एजुकेशन चैनल है, हम इस चीज़ पर काम करके अगर इम्प्रूवमेंट करते हैं तो एजुकेशन में हम आपके अटेंशन को ले पा रहे हैं। बट बाकी चैनल्स के बारे में सोचिए, कितने लोग एजुकेशन जैसी चीज़ें देते हैं, कितने लोग पॉजिटिव चीज़ें देते हैं। वो इस डेटा का इस्तेमाल करके डिज़ाइन करते हैं कि आपके अटेंशन को कितने ज़्यादा देर के लिए रखा जा सके। इसलिए तो रील आया, जो आपके 10 मिनट की वीडियो की जगह 15 सेकंड के वीडियो से आपको डोपामिन इफेक्ट दिया जाए, और इससे आपकी अटेंशन स्पैन कम होती है। लाइक आपको आदत हो जाता है कि 10 सेकंड का ही अटेंशन है, और इससे आप ऑफिस तक में काम नहीं कर पाते। ये जो कंपनीज है ये आपके अटेंशन को जिस जगह चाहें वहाँ पे लेने की कोशिश करती है। बस कुछ ही जगह है जहाँ नहीं घुस पाई है। बाथरूम तक तो घुस ही गई है, बस शॉवर में, बिकॉज डिवाइस नहीं चल पाता पानी में, तो शॉवर के समय आपका अटेंशन आपका होता है, इसलिए बहुत लोग शॉवर में ज़्यादा टाइम बिताते हैं, क्योंकि शॉवर में उन्हें सोचने का मौका मिलता है। बाकी बाथरूम में तो लेके चली जाते हैं, या फिर सोते समय। यही 2-3 जगह है जहाँ पे ये नहीं घुसी है, नहीं तो खुद के साथ टाइम बिताने के लिए टाइम कहाँ है। सब कुछ, सारी अटेंशन तो इन लोगों ने ले लिया। और ये सारे चीज़ जन्म देती है अंदर से आपको इनसिक्योरिटी। आप देखते हैं रील पर कि लोग बड़े बड़े गाड़ी में चल रहे हैं, और आपके पास क्या है, आपकी आइडेंटिटी क्या है।
लोगों के इतने फॉलोअर्स हैं, आपके पास क्या है। ये सारी चीज़ जो एक डिज़ाइन है, जो इंटरनेशनल लेवल से लेकर पर्सनल लेवल तक पूरी तरह फिक्स करके बना दी गई है, जिसे आप इंडिविजुअली तोड़ भी नहीं सकते, और तोड़ भी लेंगे तो कुछ ही एस्पेक्ट में तोड़ पाएंगे, पूरी तरह नहीं तोड़ सकते। वो डिज़ाइन पूरी ह्यूमैनिटी को बर्बाद कर रही है। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ये शायद हम नहीं बता सकते, और शायद कोई भी वीडियो नहीं बता सकते पूरे यूट्यूब में, बट हाँ बात कर सकते हैं। कुछ सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो कुछ जूम कॉल अरेंज करेंगे जिस पर हम लोग ये सब चीज़ बात कर सकते हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, वो ये डिज़ाइन देखिए। अब दुनिया के सबसे ब्राइटेस्ट माइंड जो है वो क्या कर रहे हैं, उन्हें ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए, पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए ना। वो कर क्या रहे हैं, आपके फ़ोन से बेजल हटा रहे हैं। क्योंकि जो ब्राइटेस्ट माइंड है बड़े बड़े कॉलेजेस में जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा पैसे देके यही कंपनी लेके चल जाती है। फिर उनसे काम क्या लिया जाता है कि फ़ोन को और अट्रैक्टिव कैसे बनाया जाए, या फिर आपकी अटेंशन कैसे खींची जाए। ये जो रील का आइडिया आया जिससे आपकी अटेंशन खींची जाती है, इन सबको डिजाइन करने के लिए कंपनी में एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं, और वो एम्प्लॉयज़ बड़े बड़े कॉलेज से आ रहे होते हैं। तो जो ब्राइट माइंड है वो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जगह, जैसे पॉवर्टी है, न्यूक्लियर बम की प्रॉब्लम है, एक्चुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जगह ये सब काम कर रहे हैं। ह्यूमैनिटी की डिजाइन है वो इन सब काम के लिए ज़्यादा इंसेंटिवाइज कर रही है। कितनी बार पॉवर्टी को सॉल्व करने के लिए इंसेंटिव मिलता है, नहीं मिलता, इन लोगों इन चीज़ों के लिए मिलता है, तो सब लोग इधर लगे हुए हैं। ह्यूमैनिटी का डिजाइन, ह्यूमन सोसाइटी का डिजाइन एक माइंडलेस मॉन्स्टर की तरह बन गया है, जो सब कुछ खा लेना चाहता है अपने अंदर। इसी पॉइंट पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।